नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और वीडियो में। आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक आप लोगों ने अभी थंबनेल में भी देख लिया होगा, स्क्रीन पे भी आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। उसी टॉपिक को पढ़ने के लिए आप लोग आए हैं। 1857 की क्रांति हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा, चाहे हम भले ही ग्रीन स्क्रीन पे या ग्रीन बोर्ड पे बोल सकते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कंटेंट को कम मत समझिएगा। कि इस टॉपिक को पूरा करने के बाद में, इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद में, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पीवाईक्यू उठा के देख लेना, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न उठा के देख लेना। अगर इस वीडियो से बाहर चला जाए तो मुझे बताना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं 1857 की क्रांति, और अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि लंबी क्लास होने वाली है, क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। और 1857 की क्रांति होने का कारण, एक बहुत बड़ा कारण निकल के आता है, जो सहायक संधियां हुई थी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं सहायक संधियां। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सहायक संधियां। देखिए, सहायक संधियां किस प्रकार से, सबसे पहले हम लोग बात करें तो भारत में सहायक संधियों का जन्मदाता, सहायक संधियों को मैं इस प्रकार से लिखूंगा, समझ जाइएगा आप लोग। सहायक संधियों का जन्मदाता की चर्चा करें भारत में, तो वो थे लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। सहायक संधियों के जो जन्मदाता जिन्हें कहा जाता है वो कौन थे, लॉर्ड वेलेजली थे, ठीक है। भारत में जो सहायक संधि थी उसकी चर्चा करें तो सबसे पहले हैदराबाद रियासत ने स्वीकार की थी, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम हैदराबाद रियासत ने स्वीकार की थी, ठीक है। हैदराबाद रियासत ने जो स्वीकार की थी संधि, उसमें देखिए जो हैदराबाद का जो निजाम बोल सकते हैं, या फिर जो शासक कौन थे, निजाम अली थे, ठीक है। निजाम अली। और 1798 की बात है, बहुत ही पहले मैं कहूँ तो सहायक संधियां स्वीकार कर ली गई थी। तो ये तो बात की गई जो भारत के संदर्भ में सहायक संधियां हुई उनकी। हमने क्या पढ़ा कि सहायक संधियों के जो जन्मदाता थे वो कौन थे, लॉर्ड वेलेजली थे। भारत में सर्वप्रथम हैदराबाद रियासत ने स्वीकार की थी, और जो हैदराबाद रियासत के जो निजाम थे या जो शासक थे वो कौन थे, निजाम अली थे। क्लियर है, 1798 ईस्वी में हैदराबाद ने स्वीकार की थी। आगे बढ़े। आगे बढ़े, अब देखिएगा, आगे हम लोग राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और राजस्थान के संदर्भ में क्या चर्चा करेंगे कि राजस्थान में जो सहायक संधियां हुई, सहायक संधियां वो कब हुई, राजस्थान में सहायक संधियां 1817-18 में की गई, ठीक है। 1823 में भी की गई थी जो सिरोही रियासत में थी, लेकिन अधिकतर जो रियासतें थी इन्होंने इन दो सालों में जो सहायक संधियां थी वो स्वीकार कर ली थी अंग्रेजों की। अब 1817 और 18 के टाइम की बात करें तो इस समय जो गवर्नर जनरल थे, इस समय जीजी जो थे, गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। नाम याद रखिएगा, लॉर्ड है, ठीक है। वोरेन हेस्टिंग्स ऑप्शन में देगा अगर आपको पूछेगा कि मान लीजिए सहायक संधियों के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो वो वोरेन हेस्टिंग्स पक्का ऑप्शन में देगा, ठीक है। हेस्टिंग्स पक्का ऑप्शन में देगा। अब देखिए ये हमारा गलत होगा, इसको भूल जाइएगा। लॉर्ड शब्द याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स ही उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। क्लियर है, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं और आगे देखिएगा, गवर्नर जनरल ने खुद आके तो संधियां की नहीं थी। इतना फ्री टाइम थोड़ी ना था गवर्नर जनरल के पास में कि एक एक रियासतों के पास में घूमता रहे और सहायक संधियां करता रहे, इतना टाइम तो नहीं था ना। तो देखिए, गवर्नर जनरल का जो प्रतिनिधि था, जीजी का जो प्रतिनिधि था, गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि था चार्ल्स मैटकोफ। कौन था, चार्ल्स मैटकोफ, ठीक है। गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि कौन था, चार्ल्स मैटकोफ था। क्लियर हुआ। अब रियासतों के साथ में संधियां किसने की, मतलब चार्ल्स मैटकोफ ने की थी, ठीक है। लेकिन गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। कब की गई, 1817-18 में की गई थी। क्लियर है। अब देखिए, जो रियासतों के टाइम पीरियड की बात करें, कि सबसे पहले इस जो चैप्टर है यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। हम चलते हैं बहुत पहले, 1817-18 से भी थोड़ा पहले, 1803 ईस्वी में। 1803 ईस्वी में क्या हुआ था कि भरतपुर, ठीक है, दूसरी रियासत थी अलवर, और तीसरी जो रियासत थी वो थी जयपुर, ठीक है। भरतपुर, अलवर और जयपुर। भरतपुर के शासक थे रणजीत सिंह। भरतपुर के शासक कौन थे, रणजीत सिंह। और अलवर के शासक थे बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह। और हमारे जो जयपुर के शासक थे वो थे जगत सिंह द्वितीय।
ठीक है, जगत सिंह द्वितीय। इन तीनों राजाओं ने अंग्रेजों के साथ में मौखिक संधि कर ली थी। कौन सी संधि कर ली थी? मौखिक वार्तालाप संधि। मौखिक वार्तालाप संधि। ठीक है। इन तीनों ने क्या किया? अंग्रेजों के साथ में मौखिक वार्तालाप संधि कर ली थी। कब? 1803 में। किसने? भरतपुर, अलवर और जयपुर ने। क्लियर हुआ? भरतपुर के शासक थे रणजीत सिंह, अलवर के शासक थे बख्तावर सिंह और जयपुर के शासक थे जगत सिंह द्वितीय। अब देखिएगा, इन जो तीन रियासतों की जो संधियां इन्होंने की थी, इन्हें रद्द कर दिया गया, क्योंकि ये सीधी सी बात है, मौखिक संधि थी, न कि लिखित। तो मौखिक चीज को हमेशा तवज्जो नहीं दी जाती। ठीक है, तो इनको रद्द किया गया। और वापस से संधियों की जब शुरुआत हुई 1817 ईस्वी में, तो अब आप लोग बोलेंगे कि सर एक एक रियासत का टाइम थोड़ी ना याद रखेंगे। नहीं रखेंगे, कि मेरे होते हुए अगर आपको इतना याद करना पड़ा तो मेरे पढ़ाने का क्या फायदा। ज्यादा से ज्यादा मेहनत मैं ही कर लूं ताकि आपको कम करनी पड़े। ठीक है। तो 1817 ईस्वी में क्या हुआ था? संधि की गई थी तीन रियासतों ने। ठीक है। इतना याद रखिएगा कि 1857 में तीन, माफ कीजिए 57 निकल रहा है, 1817 में तीन रियासतों ने संधि की थी। ठीक है। सबसे पहले जो रियासत थी वो थी करौली। दूसरी हमारी जो रियासत निकल के आती है वो आती है टोंक। और तीसरी जो रियासत थी वो थी कोटा। ठीक है। करौली जो रियासत है उसने 9 नवंबर 1817 को, 9 नवंबर आपको याद रह जाएगा, 9 नवंबर 9 नवंबर 9 नवंबर। ठीक है। हर करौली के शासक कौन थे? हरबख्शपाल। ठीक है। अब टोंक पे आते हैं। टोंक ने की थी 15 नवंबर 1817 को। अब टोंक के तो शासक आप लोगों को सभी को पता है, एक ही नाम आता है, बहुत सारा हम पढ़ते हैं, अमीर खां पिंडारी। ठीक है। टोंक के शासक कौन हो गए? अमीर खां पिंडारी। और कब की थी? 15 नवंबर 1817 को। अब देखिए, आप लोग बात करेंगे कोटा की, तो कोटा जो आप लोग ऐसे याद रखिए ना कि जो क्रिसमस डे है उसके नेक्स्ट दिन। ठीक है, कोटा क्रिसमस डे और अगले दिन, तो 26 दिसंबर 1817 को संधि की थी कोटा की। किसने? शासक थे उम्मेद सिंह। शासक कौन थे? उम्मेद सिंह। लेकिन संधि पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए थे? इनके झाला जालिम सिंह ने हस्ताक्षर किए थे, झाला जालिम सिंह। क्लियर है? तो आपको बस तीन रियासतें याद रखनी है 1817 में, बाकी बची हुई सारी जो रियासतें उन्होंने 1818 में संधि कर ली थी। ठीक है। तो आपको तो बस तीन का ही टाइम याद रखना पड़ा ना, कि करौली ने 1817, टोंक ने 1817 और कोटा ने 1817 में की थी। ठीक है। करौली के शासक कौन हो गए? हरबख्शपाल हो गए। टोंक के शासक कौन हो गए? अमीर खां पिंडारी हो गए। और कोटा के शासक कौन हो गए? उम्मेद सिंह हो गए। प्रश्न यहां से बनता है कि कोटा की जो संधि हुई थी उसमें हस्ताक्षर किसने किए थे? तो झाला जालिम सिंह ने किए थे। क्लियर है? और टाइम की भी बात आप लोग, 9 नवंबर करौली, 15 नवंबर टोंक और 26 दिसंबर कोटा। क्लियर है? तीनों की तीनों जो संधियां हैं आप लोगों ने पढ़ ली एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है। अब आगे चलें और आगे हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाली जो प्रथम रियासत थी वो कौन सी थी, अगर प्रश्न इस प्रकार से बनेगा तो। सबसे पहले जिसने संधि की थी वही अधीनता स्वीकार की है ना, उसी ने अधीनता स्वीकार की है। तो सबसे पहले अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाली रियासत कौन सी हो जाएगी? करौली हो जाएगी। क्लियर है? दूसरी रियासत कौन सी हो जाएगी? टोंक हो जाएगी। तीसरी कौन होगी? कोटा होगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आपको मैं आप दोनों प्रश्नों में फर्क समझाता हूं। ठीक है। सबसे पहले पहली रियासत कौन सी हो जाएगी? करौली। ठीक है, कोई शक नहीं है, अभी अभी पढ़ा है। लेकिन इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिख लेना, दिमाग में भी लिख लेना इंपॉर्टेंट नोट लगा के। ठीक है। यदि प्रश्न पूछे कि पूर्ण शर्तों के साथ में, पूर्ण शर्तों के साथ सर्वप्रथम संधि किसने की थी? ठीक है, अगर ये पूछ ले कि पूर्ण शर्तों के साथ में सर्वप्रथम संधि किसने की थी, तो पूर्ण शर्तों के साथ में जो संधि की गई थी वो की थी कोटा ने। ठीक है। और वैसे अगर सीधा पूछे कि सबसे पहले अधीनता स्वीकार किसने की थी, तो करौली ने की थी। ठीक है। क्लियर है? पूरा का पूरा समझ में आया अभी तक जो भी पढ़ा? अभी तक जो भी पढ़ा पूरा समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि 1818 में भी बहुत सारी रियासतों ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, तो उनके शासकों के क्या नाम थे? क्योंकि समय तो हम हर का याद नहीं रख सकते, टाइम साल तो मान लीजिए मैंने आपको समझा दिया, लेकिन समय तो याद रखना पड़ेगा। समय पूछा भी नहीं जाता, याद क्यों रखना पड़ेगा भाई? सीधा सीधा शासकों के नाम याद रखिए ना, कि किस शासक ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्क्रीन पे ही पढ़ेंगे और एक ब्लैंक सीट लेते पूरा एकदम, अब आराम से देखेंगे।
देखिएगा मारवाड़ की जो रियासत थी, मारवाड़ रियासत, ये याद रखिएगा 1818 वाली रियासतें हैं सारी की सारी। ठीक है। मारवाड़ के शासक कौन थे? मानसिंह थे। मारवाड़ के शासक कौन थे? मानसिंह थे। मेवाड़ के शासक की चर्चा करूं अगर, मेवाड़ के शासक कौन थे? भीम सिंह थे। ठीक है। अब आप लोगों ने ना एक चीज देखी होगी कि अगर आपको याद नहीं रहता ना मुख्य मुख्य रियासतों के नाम, तो आप लोग एक चीज देखिए, 3 रियासतें आती है कृष्णा कुमारी विवाद में, जयपुर रियासत, मारवाड़ रियासत और मेवाड़ रियासत। ठीक है। कृष्णा कुमारी विवाद में ये तीनों की तीनों रियासतें आती है। ठीक है। 1817 और 18 की जो संधि हुई थी उसमें जो ये शासक थे तीनों, वो ही शासक थे जिन्होंने संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। कृष्णा कुमारी विवाद से जो शासक संबंधित है वो ही शासकों ने हस्ताक्षर किए थे किस पे? संधि पत्र पे। तो ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। तो मारवाड़ के मानसिंह, मेवाड़ के भीम सिंह और जयपुर के शासक थे कौन? हमारे जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय। ठीक है। अब याद करिएगा बीकानेर, और याद रखिएगा बीकानेर की 1817 में जब संधि हुई थी तो सूरत बहुत अच्छी थी। ठीक है। बीकानेर की सूरत बहुत अच्छी थी, तो शासक थे कौन? सूरत सिंह। ठीक है। अब देखिएगा आगे बढ़े, और बूंदी के एक शासक आपको याद रखने हैं, बूंदी के शासक हमारे थे विष्णु सिंह। विष्णु सिंह। और चर्चा करें तो एक जैसलमेर के आप लोग और याद रख लीजिए, जैसलमेर के शासक थे मूलराज द्वितीय। जैसलमेर के शासक थे मूलराज द्वितीय। ठीक है। इतने शासकों के बारे में याद रख लेंगे, बहुत है, बहुत नहीं, बहुत से बहुत है। बस आपको एक चीज यहां मैं समझाना का प्रयास करूंगा, और आपको समझना है कि 1817 में जो 3 रियासतें थी कौन कौन सी? करौली, टोंक और कोटा। और 1818 में जो मुख्य रियासतें थी मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, बीकानेर, बूंदी, जैसलमेर। उसके अलावा आपको एक डेट और याद रखनी है, 1823 ईस्वी की। 1823 में क्या हुआ था कि सिरोही के जो शासक थे कौन थे? 1823 में सिरोही के जो शासक थे कौन? सिरोही के शासक थे शिव सिंह। उन्होंने सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे संधि पत्र पर। सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। संधि पत्र पर सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किए थे? 1823 ईस्वी में सिरोही के शिव सिंह ने। क्लियर हुआ? पूरा का पूरा हमने जो संधियां थी वो पूरी पढ़ी हम लोगों ने। बस एक क्वेश्चन और बचता है, और एक क्वेश्चन मैं नेक्स्ट स्लाइड पे समझाता हूं आपको, एक कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। अगर आपको पूछे कि गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि कौन था? ठीक है। अगर ये पूछ ले तो आप लोग लिखेंगे, सीधी सी बात है, आपको पता है चार्ल्स मैटकॉफ है। ठीक है, चार्ल्स मैटकॉफ है। अब देखिए, अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया कि राजस्थान में, जब बात करूं दक्षिणी राजस्थान में स्पेशल, ठीक है, दक्षिणी राजस्थान में संधि करने वाला अंग्रेजों का प्रतिनिधि कौन था? प्रतिनिधि कौन था? अगर ये प्रश्न पूछा जाए ना, तो आपको उत्तर देना है चार्ल्स मेलकम। कौन सा उत्तर देंगे आप लोग? चार्ल्स मेलकम। क्यों देंगे? क्योंकि जब दक्षिणी राजस्थान में 3 जिले थे, कौन कौन से? डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। कौन कौन से थे? डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। इन 3 जिलों में जो सहायक संधियां की अंग्रेजों की तरफ से, वो चार्ल्स मेलकम ने की थी। ठीक है। तो दो नाम आपको याद रखने हैं, ओवरऑल पूछे तो चार्ल्स मैटकॉफ, अगर दक्षिणी राजस्थान विशेष पूछे तो चार्ल्स मेलकम हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए, संधियों की चर्चा हम लोगों ने पूरी कर ली। अब हम बात करते हैं और अपने मुख्य टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो क्या था? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। ठीक है। अब मुख्य टॉपिक की तरफ बढ़े उससे पहले हम लोग कुछ एक फैक्चुअल चीजें, जो फैक्चुअल चीजें उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले ब्रिटेन के पीएम, पीएम कौन थे ब्रिटेन के? कौन थे? पामस्टन। ठीक है। दूसरी चीज की चर्चा करें, दूसरी ब्रिटेन की महारानी। ब्रिटेन में महारानी कौन थी उस टाइम पे? विक्टोरिया। ठीक है। तीसरी चीज क्या होगी कि भारत में गवर्नर जनरल कौन था? हम लोगों ने देखा कि संधियों की टर्म,
हम लोगों ने देखा कि संधियों के समय तो जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और जब हम लोग 1857 की क्रांति की बात कर रहे होंगे तब गवर्नर जनरल होंगे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जब हम लोग सहायक संधियों की चर्चा कर रहे थे तब थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। जबकि जब हम लोग 1857 की क्रांति की बात करेंगे तब जो गवर्नर जनरल है वो कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। क्लियर है। और चर्चा करें तो राजस्थान के लिए आपको पता है एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था हर एक मतलब बड़ी रियासतों पे। ठीक है, तो राजस्थान का जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था वो कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, एक सेकेंड ना, रुकिएगा जरा, वापस चलते पिछली स्लाइड पे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्लियर है। एजीजी कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब बात करें तो क्रांति के जो योजनाकार थे, क्रांति के योजनाकार, क्रांति के योजनाकार जो थे वो थे अजीमुल्ला और रानोजी बापू। ठीक है, इनका प्रश्न पूछा जाता है। वैसे देखा जाए तो राजस्थान से संबंधित नहीं है ये, लेकिन फिर भी अगर आप लोग 1857 की क्रांति आपके सिलेबस में दे रखी है तो आप लोग थोड़ा योजनाकार वगैरह तो पढ़ोगे ही ना। ऐसे सीधा थोड़ी ना शुरू कर दोगे, टॉपिक का बेस तो क्लियर होना ही चाहिए। इसीलिए बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रहे तो ठीक, न रहे तो भी ठीक। वरना एक दो बार पढ़ोगे तो इतने टफ नाम भी नहीं है, रानोजी कितना प्यारा नाम है। ठीक है, एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज और, क्रांति की जो योजना है वो बनाई गई थी कहाँ, लंदन में। लंदन में किस प्रकार बनाई गई थी, अजीमुल्ला और रानोजी बापू भारत में एक दूसरे को ऐसे नहीं जानते थे। ठीक है, यहाँ पे भारत में नहीं मिले थे, ये क्रांति की कोई चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन जो अजीमुल्ला थे वो भी लंदन गए हुए थे और रानोजी बापू थे ये भी लंदन थे। ठीक है, अब ये दोनों मिलते हैं। अब आपको पता है जब भारत वाले एक साथ मिल गए तो इनका मन किया कि थोड़ा घूम के आते हैं। घूमने निकल गए। जब घूमने निकले तो इनको पता चला कि जो भारत में अब नई बंदूक आई है, जो बंदूक आई है उसके कारतूस बन रहे थे एक फैक्ट्री में। एक फैक्ट्री में कारतूस बन रहे थे। उसी के पास में गाय की चर्बी और सुअर वगैरह, ये कसाई वगैरह की शॉप थी। ठीक है, बूचर शॉप थी पास ही में। और उन्होंने देखा कि जो कारतूस है उसके ऊपर एक विशेष प्रकार की चिकनाई लगाई जा रही है। तो इनको शक हुआ कि इस पे जो चिकनाई है वो गाय और सुअर की चर्बी ना हो। ठीक है, तो इन्होंने आके भारत में बताया, वहां इन्होंने योजना बनाई कि इस प्रकार से हम लोग क्रांति करेंगे। और भारत में आके जब सैनिकों को बताया तो सैनिकों में विद्रोह फैला। और ये जो चर्बी युक्त कारतूस प्रकरण था ये तात्कालीन कारण था किसका, 1857 की क्रांति का। तो पूरी जो स्टोरी है इसके पीछे वो ये रही थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग थोड़ा और समझेंगे। देखिए श्री गणेश जो 1857 की क्रांति का हुआ था वो हुआ था 28 मई 1857। ठीक है, ये होने के लिए निर्धारित की गई थी। कौन सी, 28 मई 1857 श्री गणेश करने के लिए निर्धारित थी, हुआ नहीं था, निर्धारित थी। ठीक है, क्लियर है। नेतृत्वकर्ता कौन था, बहादुर शाह जफर। नेतृत्वकर्ता कौन था, मुगल बादशाह था उस टाइम पे कौन, बहादुर शाह जफर, तो वो नेतृत्व करता थे, बहादुर शाह जफर। ठीक है, इतना क्लियर है। और प्रतीक चिन्ह, देखिए अभी थोड़ा बोर हो रहे होंगे आप लोग मुझे पता है, लेकिन जब स्टोरीज आएंगे ना, हम लोग जो छावनियों के बारे में चर्चा करेंगे तो आप लोग भी मतलब इंटरेस्टिंग वे में टॉपिक को पढ़ेंगे। तो जहां थोड़ा बोर होते हैं वहां ब्रेक ले लीजिएगा। ठीक है, और या फिर अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, मैं थोड़ी ना मना करूंगा। प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं, प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह एक तो थे चपाती, दूसरा था कमल का फूल, कमल का फूल। लेकिन अब डाउट मत रखना, ये चपाती जो है ये रोटी नहीं है, पहली बात। चपाती मतलब चपाती ही है। ठीक है, ऑप्शन में रोटी दिखे तो वो आंसर नहीं होगा, ऑप्शन में चपाती है तो वो ही आंसर होगा। अब आपको एक विशेष प्रश्न पूछा जाता है कि चपाती किसके लिए था और जो कमल का फूल है वो किसके लिए था। तो जो चपाती है वो ग्रामीणों के लिए था और जो कमल का फूल है वो था सैनिकों के लिए। ठीक है, सैनिकों के लिए। क्लियर हुआ। अब देखिए जैसे मैंने आपको जो प्रकरण बताया, प्रकरण क्या बताया, चर्बी युक्त कारतूस प्रकरण, उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए अंग्रेजों ने पहले जो कारतूस मतलब जो बंदूक काम में लेते थे वो तो लेते थे ब्राउन बेस, ब्राउन बेस राइफल।
ये वाली जो बंदूक थी ये पहले अंग्रेजों के द्वारा काम में ली जाती थी, लेकिन इसको परिवर्तित किया गया किसके स्थान पे? एनफील्ड राइफल के स्थान पे, एनफील्ड राइफल। ठीक है, नई राइफल आई क्या? एनफील्ड राइफल। अब देखिए अफवाह क्या फैली कि जो एनफील्ड राइफल है उस पर जो गाय या फिर सुअर, इनकी चर्बी लगी हुई है। अब आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा, मूवीज तो आप लोग बहुत देखते हैं, ठीक है। आपने इतनी मूवी देखी है, इसी कारण आप लोग अब क्लास देख रहे हैं, वरना जॉब कर रहे होते, ठीक है। चलिए खैर छोड़िए, मजाक की बातें हैं। और आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि जब एक तरीके से मतलब कई बार देखा होगा कि जब बंदूक को लोड किया जाता है तो मुंह से उसमें से कुछ छीला जाता है ऊपर को, ठीक है, ऊपर का हिस्सा उसमें कुछ छीला जाता है। तो इसमें भी वही सिस्टम था कि जो कारतूस था ऊपर से मतलब उसको मुंह लगा के छीलना होता था। अब क्या है, गाय हमारी माता है, हिंदुओं में मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो गाय की चर्बी तो हम लोग वैसे भी नहीं खाते हिंदू लोग, और सुअर तो मुसलमान मानते हैं, अगर सुअर की चर्बी खाना मुसलमान हराम मानते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है, मुसलमान। तो ये दोनों में ही विद्रोह फैल गया है फिर। तो ये कोई ऐसा नहीं था कि एक किसी धर्म विशेष के लोगों ने किया, सब लोग इस जो क्रांति हुई थी इसमें सम्मिलित हुए थे, पूरे के पूरे जो हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने इस क्रांति में सहयोग दिया था, ठीक है। और जो अफवाह क्या फैली कि गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, उसको मुंह से खोलते हैं तो हमारा जो धर्म भ्रष्ट होता है, ठीक है, धर्म जो है वो भ्रष्ट होता है। तो इस कारण से जो क्रांति है वो हुई थी। एक जो तात्कालीन कारण था वो ये था, बाकी बहुत सारे कारण भी थे। जो अंग्रेज थे उन्होंने जब सहायक संधियां की तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग निजी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी की उन्होंने, ठीक है। इस प्रकार के बहुत से कारण पनपे थे जिस कारण से जो 1857 की क्रांति है उसने इतना विकराल रूप लिया और पूरे भारत में विद्रोह हुआ था, ठीक है। अब देखिए भारत में सबसे पहले विद्रोह की जो घटना वो मंगल पांडे की आती है, ठीक है। लेकिन हम लोग उसे नहीं पढ़ेंगे, उस घटना को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्यों? हमारे एग्जाम से संबंधित नहीं है, सीधी सी बात है, एग्जाम से संबंधित नहीं है। बाकी अगर मजे के लिए पढ़ना हो तो फिर क्लास काफी लंबी हो जाएगी, इसीलिए नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सीधी सी बात बताऊं तो सबसे पहले भारत में जो क्रांति हुई थी, भारत में क्रांति हुई थी कब? 10 मई को। भारत में क्रांति हो गई थी 10 मई को, ठीक है। लेकिन निर्धारित क्या थी? निर्धारित जो थी वो थी 28 मई। कितने दिन पहले शुरू हो गई? 18 दिन पहले, ठीक है। तो इस जो क्रांति है इसकी विफलता का जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो यही माना जाता है कि ये समय से पूर्व ही हो गई थी, ठीक है। तो पूरी तैयारियां करने का और पूरी मतलब भारत में ऐसा पता नहीं चला कि क्रांति इस तारीख को करनी है और एक साथ करनी है। धीरे धीरे छोटे छोटे इलाकों में होते होती रही और अंग्रेजों ने उनका दमन करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इनकी जो क्रांति का विफलता का जो कारण था वो यही था सबसे बड़ा, कि ये 18 दिन पहले ही शुरू हो गई थी, ठीक है। अब देखिए राजस्थान में क्या हुआ कि क्रांति के समय टोटल 6 सैनिक छावनियां थी, ठीक है। कौन कौन सी थी वो देखिएगा। सबसे पहले दो ऐसे देखिए ना आप लोग, मतलब ऐसे अगर आप लोगों को याद नहीं रहता तो मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूँ। ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, ठीक है। इसमें क्या क्या है देखिए, ए एरियनपुरा, एरियनपुरा, एरियनपुरा है पाली। नी, दूसरा हमारा हो गया नीमच। नीमच जो है वो मध्य प्रदेश में थी, इसकी भी बताऊंगा स्टोरी की ये राजस्थान में क्यों पढ़ते हैं। ने नसीराबाद, ठीक है। ब्याह ब्यावर, ब्यावर, ब्यावर अजमेर, और नसीराबाद भी अजमेर, ठीक है। पांचवा हो जाएगा हमारा दे देलवाड़ा, पांचवा हो जाएगा हमारा दे देवली, ये टोंक में, ठीक है। और खै से हो जाएगा हमारा खैरवाड़ा, ठीक है। खैरवाड़ा हमारी जो छावनी थी वो उदयपुर में थी। अब देखिए नीमच एमपी वाली छावनी क्यों राजस्थान में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो छावनी थी ना, ये जो मेवाड़ में जो पॉलिटिकल एजेंट था,
मेवाड़ में जो भी पॉलिटिकल एजेंट बैठता था उसके अंडर में आती थी। इस कारण इसको हम लोग राजस्थान में पढ़ते हैं, ठीक है। तो राजस्थान में टोटल कुल ये 6 सैनिक छावनियां थी जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी की। और इनके नाम आपको याद रखने होंगे क्योंकि बहुत बार मतलब प्रश्न इस प्रकार से बन जाता है कि कौन कौन सी छावनियां थी या कौन कौन सी नहीं थी। तो आपको याद रखना होगा। और एक चीज आप लोग और याद रखिएगा कि जो खैरवाड़ा और ब्यावर, ये जो दो सैनिक छावनियां हैं, इन्होंने भाग नहीं लिया था, ठीक है, भाग नहीं लिया क्रांति में, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में चर्चा हम लोग नहीं करने वाले। हम लोग जो छह की सैनिक छावनियां थी उनमें से केवल 4 जो छावनियां हैं उनकी ही चर्चा करेंगे। क्लियर है सभी को? अब चलिए हम लोग करके एक एक करके पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा शासकों के नाम भी देख लेते हैं। पॉलिटिकल एजेंट अभी मैंने यहाँ नाम लिया, होता क्या है आप लोगों को अगर नहीं पता तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, तो हम लोग राष्ट्र शासक देखते हैं और रियासतों के शासक और पॉलिटिकल एजेंट्स देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं रियासत देखिए, टोटल आपको पहले इस प्रकार की 6 रियासतें पढ़नी है जिनमें पॉलिटिकल एजेंट्स भी थे और शासक थे मुख्य तौर पे, ठीक है। तो सबसे पहली जो रियासत हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जयपुर, ठीक है। जयपुर के जो शासक थे वो थे राम सिंह द्वितीय। अब राम सिंह द्वितीय से आपकी 2 रियासतें क्लियर हो जाएंगी, एक तो कोटा और एक बूंदी। दोनों में क्या थे? राम सिंह द्वितीय ही शासक थे। जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कर्नल ईडन थे, ठीक है। और दूसरी जो रियासत हमारी आती है, मैंने आपको जैसे बताया कोटा, कोटा हम लोग पढ़ चुके हैं आई थिंक। और अगर नहीं पढ़ा तो लिख लेते हैं एक बार, कोटा के भी राम सिंह ही थे, ठीक है। और तीसरी रियासत हम लोग देख लेते हैं बूंदी। बूंदी में भी राम सिंह ही शासक थे। क्लियर है? अब देखिए, आप लोगों को एक ही नाम से 3 शासक याद हो गए। कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो बर्टन थे, ठीक है। बूंदी में आपको पॉलिटिकल एजेंट पढ़ना है नहीं। अब देखिए, चौथी जो रियासत हमारे सामने निकल के आती है, चौथी रियासत हम लोग पढ़ेंगे कौन सी रियासत पढ़ेंगे? भरतपुर। भरतपुर। भरतपुर रियासत के जो शासक थे वो जसवंत सिंह थे। और भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन थे। पांचवी रियासत हम लोग देखेंगे, पांचवी रियासत हम लोग पढ़ लेते हैं मेवाड़। और मेवाड़ के जो शासक थे वो स्वरूप सिंह थे। स्वरूप सिंह का बहुत आगे हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट शासक थे, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और स्वरूप सिंह की चर्चा करें तो इनके पॉलिटिकल एजेंट सावर्स थे। छठी रियासत हम लोग देख लेते हैं, कौन सी देखेंगे? छठी बच गई है, कौन सी? हम सिरोही देखते हैं। सिरोही के शासक वही थे शिव सिंह जिन्होंने संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और सिरोही के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो जेडी होल थे। और सातवीं रियासत हम लोग देख लेते हैं मारवाड़। मारवाड़ का जो शासक था, तख्त पे ऐसे देख लीजिए ना कि मारवाड़ के तख्त पे तख्त सिंह बैठे थे। और मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो मैंक मोसन थे। मैंक मोसन के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब हमारी वो सारी रियासतें कवर हो गई हैं जिनके बारे में हमें पॉलिटिकल एजेंट्स के बारे में पढ़ना था। लेकिन छोटी मोटी रियासतें तो और भी हैं, तो उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। छोटी मोटी रियासतों से तात्पर्य है मेरा जैसे बीकानेर। बीकानेर बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब प्रश्न पूछा जाता है बीकानेर के बारे में, कहाँ से? सरदार सिंह से। तो बीकानेर के शासक कौन थे? सरदार सिंह से। कब? 1857 की क्रांति के समय। अब देखिए, करौली की चर्चा करें तो करौली के शासक कौन थे? करौली के शासक मदन पाल थे। करौली के शासक कौन थे? मदन पाल थे। शाहपुरा, पहले मैं रियासतों के नाम लिख देता हूं, शाहपुरा, डूंगरपुर, झालावाड़। जी हाँ, काफी है। देखिए, शाहपुरा के जो शासक थे वो लक्ष्मण सिंह थे। और सेम ही डूंगरपुर के शासक भी लक्ष्मण सिंह ही थे, जबकि झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह थे। ठीक है, तो आप इन सभी को नोट कर लीजिए और अपनी नोटबुक में लिखने के बाद में एक एक को ध्यान से देख के पूरा रट लीजिएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे आप लोग वैसे भी इनको बार बार पढ़ने से समझते चले जाएंगे। लेकिन एक बार आप लोग अपनी नज़र है वो वापस से निकाल लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग लिख लेना, ठीक है, नोटबुक में नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर देखिए, हमने क्रांति के बारे में छावनियां पढ़ी। टोटल 6 छावनियां हम लोगों ने देखी। और 6 के 6 में जो क्रांति थी वो नहीं हुई थी, मैंने जैसा कि आपको बताया। टोटल 4 छावनियों में ही क्रांति की गई थी। लेकिन
क्रांतियों में कुछ एक बटालियन थी जो 1857 की क्रांति से पहले ही स्थापित कर दी गई थी, ठीक है। कुछ एक सैनिक छावनियां थी, सैनिक छावनी। अब देखिएगा ये कौन कौन सी थी, तो सबसे पहले जिसका नाम निकल के आता है वो आता है किसका, सबसे पहले हमारा नाम निकल के आता है मेर बटालियन का, मेर बटालियन। इनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन दूसरी जो रियासत थी वो माफ कीजिए, दूसरी जो छावनी थी वो थी शेखावाटी ब्रिगेड। तीसरी जो रियासत थी वो एरियनपुरा बटालियन। और चौथी जो आती है हमारी छावनी वो आती है मेरवाड़ा बटालियन, बटालियन। अब देखिए इनके बारे में चर्चा करते हैं कि कब कब इनकी स्थापना और कहाँ की गई थी। तो मेर बटालियन की स्थापना 1822 ईस्वी में ब्यावर में की गई थी। और ब्यावर में इसी बटालियन के कारण जो है वो छावनी नहीं, मतलब क्रांति नहीं हुई थी, इसी बटालियन ने क्रांति नहीं की थी। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 ईस्वी में झुंझुनू में की गई थी। एरियनपुरा बटालियन की स्थापना 1835 ईस्वी में सिरोही में की गई थी, या फिर आप लोग कहें कि मारवाड़ में, ठीक है। और मेरवाड़ा जो बटालियन थी उसकी स्थापना 1841 ईस्वी में खैरवाड़ा में की गई थी। खैरवाड़ा कहाँ का पार्ट है, उदयपुर का। और इसी ने भी क्रांति नहीं की थी, और इसने भी क्रांति नहीं की थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इतना क्लियर है, सारी की सारी छावनी हम लोगों ने पढ़ी, सारी की सारी जो बटालियंस थी जिनकी स्थापना की गई थी वो हम लोगों ने पढ़ ली। और इनसे एक आध प्रश्न कभी कभी बन जाता है, तो मैंने आपको बता दिए, देख लेना। अब हम लोग वास्तविक तौर पे जो क्रांति हुई थी उसकी तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सी छावनी, नसीराबाद। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कौन सी छावनी, नसीराबाद। देखिएगा, नसीराबाद कहाँ स्थित है, अजमेर में, ठीक है। देखिएगा नसीराबाद में क्रांति की बात करें तो नसीराबाद छावनी में क्रांति की शुरुआत 28 मई को, 1857 की ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो 28 मई को क्रांति की शुरुआत हुई थी, कहाँ पे, राजस्थान में, नसीराबाद में। और इसी तिथि को आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत है वो भी 28 मई को ही हुई थी, क्योंकि जो सबसे पहला विद्रोह था वो नसीराबाद की छावनी में ही हुआ था, इसलिए राजस्थान का भी वो प्रथम विद्रोह था, और नसीराबाद में तो ऑब्वियसली हुआ ही था, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो क्रांति है वो किसने थी वो देखिएगा, यहाँ क्रांति का सिनेरियो ये बना था कि 15वीं बटालियन का ट्रांसफर किया गया नसीराबाद, ठीक है। ब्यावर से 15वीं बटालियन का जो ट्रांसफर है वो नसीराबाद किया गया है, क्योंकि इन पे अंग्रेजों को भरोसा नहीं था कि जो 15वीं बटालियन है उसमें क्या है, भारतीय सैनिक थे ज्यादा। तो अंग्रेजों को विश्वास नहीं था कि क्या पता ये भी विद्रोह कर दे, और अगर अजमेर में विद्रोह हुआ तो मतलब अंग्रेजी सत्ता पूरी पलट सकती है, ठीक है। इसीलिए इनका ट्रांसफर कर दिया गया, और साथ ही में इन पे गश्त लगवाई गई इनकी बम्बई लांसर्स की, बम्बई लांसर्स, बम्बई लांसर्स प्लस 30वीं जो बटालियन है, BNI, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। 30वीं BNI की भी इन पे गश्त लगवाई गई, बम्बई लांसर्स की इन पे गश्त लगवाई गई कि इनका ध्यान रखें कहीं ये विद्रोह ना कर दे, ठीक है। अब भाई इनमें क्या हुआ, इनमें अविश्वास की भावना आ गई, ठीक है। इन्होंने सोचा कि यार हम लोग इनके लिए मरते हैं, ठीक है, हम लोग इनके लिए काम करते हैं, हम लोगों ने पूरी श्रद्धा से इनके लिए काम किया है, लेकिन फिर भी हम पे विश्वास नहीं जता रहे। ट्रांसफर कर दिया वो तो ठीक बात है, लेकिन फिर ये बम्बई लांसर्स और 30वीं BNI की गश्त लगवाने की क्या जरूरत थी, ठीक है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो तो गुस्सा तो आपको भी आएगा। तो भाई इन्होंने कर दिया विद्रोह। कुछ टाइम के बाद में 30वीं भी इनके साथ में शामिल हो गई, ठीक है। लेकिन सबसे पहले विद्रोह किया था किसने, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने, क्लियर है। अब देखिए 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने जब विद्रोह किया तो इनका नेतृत्व किसने किया, नेतृत्व किया बख्तावर सिंह नामक सैनिक ने, बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ने क्या किया, नेतृत्व किया कहां पे, नसीराबाद में क्रांति का, ठीक है। 30 मई को क्या हुआ कि 15वीं के सहयोग में कौन सी बटालियन आ गई, 30वीं बटालियन, याद रखिएगा, 30 तारीख को आई थी, याद है, ठीक है।
अब देखिए, नसीराबाद में पहली बात आपको समझाऊं तो जो बम्बई लांसर्स थी वो तो प्रॉपर अंग्रेजी सैनिक थे। ठीक है, तो इन्होंने तो पूरा पूरा अंग्रेजों का साथ दिया था बम्बई लांसर्स ने। लेकिन 30वीं बटालियन और 15वीं बटालियन ने विद्रोह किया। 30 तारीख को शामिल हो गई और 15वीं बटालियन का नेतृत्व किया था बख्तावर सिंह ने। क्लियर है। अब देखिए, बख्तावर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों ने किया क्या। अंग्रेजों ने किया कि न्यूबरी नामक एक अंग्रेज था, न्यूबरी, और एक अंग्रेज था स्कॉटिशवुड, इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। न्यूबरी व स्कॉटिशवुड को मौत के घाट उतार दिया, अंग्रेजों को दोनों को मार गिराया। ठीक है, कहाँ पे घटना घटी, नसीराबाद में। नसीराबाद में न्यूबरी और स्कॉटिशवुड। क्लियर है। याद रखिएगा, अंग्रेजों के नाम आगे भी आएंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो न्यूबरी और स्कॉटिशवुड का संबंध कहाँ से है। न्यूबरी और स्कॉटिशवुड का संबंध नसीराबाद की छावनी से है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब इन दोनों को मारा तो एक जो है वो डर गया। कौन, कर्नल पैनी। कर्नल पैनी डरा तो डरा, साथ ही में उसको क्या हुआ, उसको पड़ा डर के कारण दिल का दौरा। ठीक है, तो दिल का दौरा पड़ने से कर्नल पैनी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछेगा कि किस अंग्रेज अधिकारी की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी क्रांति के दौरान, तो अंग्रेज अधिकारी कौन था, कर्नल पैनी था। क्लियर है। इतना क्लियर है, फिर आगे बढ़े। देखिएगा, अब हमने देख लिया कि किसने विद्रोह किया, किसके नेतृत्व में किया, कब किया और किसको मार गिराया। ठीक है, अब देखिए, अंग्रेज जो था एक मेजर प्रिचार्ड, क्या नाम था, मेजर प्रिचार्ड, ये था अजमेर का प्रशासनिक अधिकारी। अजमेर का प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी मेजर प्रिचार्ड जो अंग्रेजी सल्तनत में अजमेर का प्रशासनिक अधिकारी था, उसने एक बुक लिखी। और अंग्रेज था तो ऐसे याद रखिए कि अंग्रेजी में ही लिखी, बढ़िया, मतलब एकदम धांसू अंग्रेजी नाम जब दिखे तो वो समझ जाना मेजर मेजर प्रिचार्ड की पुस्तक है। ठीक है, किस नाम से लिखी, द म्यूटिनिटी, माफ कीजिए, म्यूनिटी, म्यूनिटी ऑफ राजस्थान, इस नाम से पुस्तक लिखी। किसने, मेजर प्रिचार्ड ने। समझ जाइए, इतनी खतरनाक अंग्रेजी में लिखी कि अभी मैंने भी बोलने में नाम गलत बोल दिया। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए कि इतनी अगर आपको सख्त अंग्रेजी दिख जाए, इतनी हार्ड इंग्लिश दिख जाए कि हमारे बस की बात ना हो, मतलब हम भारतीय की, तो मतलब अंग्रेजों ने लिखी है, इस प्रकार से याद रख लीजिए। बाकी फैक्ट तो इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो द म्यूनिटी ऑफ राजस्थान किसने लिखी, मेजर प्रिचार्ड ने लिखी। अब देखिएगा, एक चीज और देख लेते हैं कि नसीराबाद के जो छावनी के सैनिक थे, वो कहाँ पे किस प्रकार से फिर क्रांति करके और कहाँ गए और क्या किया उन्होंने, वो देखिएगा। देखिए, ये जो सैनिक थे नसीराबाद के, नसीराबाद सैनिक, इन्होंने क्रांति की कब, 28 मई को, 30 मई को वो शामिल हो गए, कौन से, 30वीं। ठीक है, ये लोग क्या किया, इन लोगों ने नेतृत्व करके, माफ कीजिए, जो बख्तावर सिंह है उन्होंने नेतृत्व करके क्रांति का और यहाँ बढ़िया उपद्रव मचाया। और उसके बाद में ये लोग दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर गए, क्योंकि दिल्ली में बैठा था बहादुर शाह जफर जो क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, इनकी ऐसे मान लीजिए सबसे बड़ी भूल थी, अगर ये लोग दिल्ली न जाकर कहाँ चले जाते, अजमेर में, जहां अंग्रेजों का शस्त्रागार था, तो क्रांति का रुख बदल सकता था और क्रांति के जो नतीजे हैं वो कुछ और होते। ठीक है, लेकिन ये चले गए कहाँ पे, दिल्ली चले गए। दिल्ली में कौन था, बहादुर शाह जफर जो क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। ये लोग पहुंचे कब, 18 जून को दिल्ली। 18 जून को ये लोग दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली पहुंचे और साथ ही में वहां पे क्या है, मेरठ के जो, मेरठ के सैनिक थे या क्रांतिकारी जो बोल सकता हूं मैं, क्रांतिकारी, उनको अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर रखा था। ठीक है, ये मान लीजिए अंग्रेज है जो वाहिट रेखा से है। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने जाकर अंग्रेजों को चारों तरफ से घेर लिया। तो अब अंग्रेज बुरे फंस गए, अंग्रेजों को अंदर की तरफ से भी मार पड़े और बाहर की तरफ से भी पड़े। तो छुपने के लिए कुछ जगह नहीं थी, तो 18 जून को इन्होंने दिल्ली पहुंचकर मेरठ के सैनिकों या क्रांतिकारियों की सहायता की थी। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि मेरठ के क्रांतिकारियों की सहायता राजस्थान की किस छावनी के सैनिकों ने की थी, तो नसीराबाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा नसीराबाद की क्रांति का विद्रोह या नसीराबाद छावनी का विद्रोह। ठीक है,
अब आगे चलते हैं और दूसरी छावनी के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि राजस्थान में हमें टोटल 4 छावनियां पढ़नी है, एक हम लोगों ने पढ़ ली। अब दूसरी जो छावनी है वो क्या निकल के आती है? दूसरी हमारी छावनी है नीमच। नीमच में क्रांति। देखिएगा, नीमच में क्रांति की चर्चा करें तो नीमच में जो क्रांति हुई थी, ऐसे याद रखिए लाइन से ही, कि 28 मई को तो हुई थी कहाँ पे? नसीराबाद में। ठीक है, मैं अभी आपको 2-3 की डेट बता ही देता हूँ। उसके बाद में 3 जून को हुई थी नीमच में। 2 दिन बाद में 5 जून को हो गई थी देवली। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। एक हमारी जो छावनी आएगी वो आएगी एरियनपुरा छावनी। और एरियनपुरा छावनी में चलिए बताइए कब हुआ था विद्रोह? 21 अगस्त को। 21 अगस्त को कब हुआ? एरियनपुरा में। क्लियर है? 28 तारीख नसीराबाद, 3 जून नीमच, 5 जून देवली, 21 अगस्त एरियनपुरा। अब देखिएगा, नीमच में विद्रोह की चर्चा अगर हम लोग करें तो नीमच जो थी उसकी चर्चा मैंने आपको बताई कि वर्तमान एमपी में थी। वर्तमान एमपी में थी, लेकिन आती किसके अंतर्गत थी? मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आती थी। मेवाड़ रियासत के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिएगा कि जो यहाँ पे नीमच में क्रांति का विद्रोह हुआ उसका नेतृत्वकर्ता कौन था? नेतृत्वकर्ता कौन था? एक सेकेंड, ना गलत लिख दिया हम लोगों ने, अब सही है। नेतृत्वकर्ता था मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग प्लस हीरा सिंह। ठीक है, इन दोनों ने क्रांति का नेतृत्व किया था। तो बख्तावर सिंह कहाँ के? नसीराबाद के। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह कहाँ के? नीमच के। ठीक है, याद रखिएगा। हुआ क्या था कि नीमच के जो क्रांतिकारी थे उनको अंग्रेज जो थे वो शपथ दिला रहे थे। अंग्रेज जो थे वो शपथ दिला रहे थे कि आप लोग उस शपथ को याद कीजिए कि जब आप सैनिक बने थे और आपने शपथ ग्रहण की थी कि हम अंग्रेजों के पक्ष में रहेंगे सदा। ठीक है, उनके विरोध में नहीं जाएंगे या विरुद्ध नहीं जाएंगे। तो वे उस शपथ को याद दिला के इनके पक्ष में रहने की या क्रांति में भाग न लेने की शपथ दिला रहे थे। लेकिन मोहम्मद अली बेग जो है इन्होंने विरोध कर दिया, इन्होंने मना कर दिया शपथ का पालन करने से। ठीक है, शपथ का पालन करने से मना कर दिया और विद्रोह कर दिया या क्रांति कर दी। क्लियर है? तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति हुई थी नीमच में। और हुआ क्या था कि यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरीके से मारना शुरू किया। ठीक है, अंग्रेजों को मारना शुरू किया और अंग्रेज जैसे नाम बताऊं तो एक एबोट को मार दिया। एबोट ही इन्हें शपथ दिला रहा था, एबोट को इन्होंने मार दिया। उसके बाद में निम्मच जो छावनी है, आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे थोड़ा, एक सेकेंड आप देखिएगा। निम्मच जो छावनी है उसमें 40 अंग्रेज परिवार के लोग। ठीक है, 40 अंग्रेजी परिवार के लोग या 40 अंग्रेज मैं बोल सकता हूँ, इसमें बच्चे वगैरह सब शामिल थे। तो ये लोग क्या है, वहां से जान बचाकर भागे किधर? चित्तौड़ की तरफ। ठीक है, चित्तौड़ आए और चित्तौड़ आकर ये रुके कहाँ पे? डुंगाला गांव। डुंगाला गांव जो कि चित्तौड़ में ही स्थित है। तो ये डुंगाला गांव में रुके और डुंगाला गांव में भी कहाँ रुके? देखिएगा, रुंगाराम। रुंगाराम किसान था जिसने इन्हें शरण दी थी। लेकिन घटना इतनी ही नहीं घटी। घटना से पूर्व इन दोनों के बीच में एक स्टेप आया कि ये लोग चले गए थे शाहपुरा। शाहपुरा वर्तमान भीलवाड़ा में है और पहले रियासत थी शाहपुरा। तो ये लोग शाहपुरा चले गए थे और शाहपुरा के शासक मैंने आपको बताया लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह से इन्होंने कहा कि दुर्ग के किवाड़ खोलिए, हमारी रक्षा कीजिए। लेकिन लक्ष्मण सिंह ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं आपको दुर्ग के अंदर नहीं आने दूंगा या मैं दुर्ग के किवाड़ नहीं खोलूंगा। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाए कि किस अंग्रेज ने, माफ कीजिए, किस रियासत के शासक ने अंग्रेजों की सहायता के लिए दुर्ग के किवाड़ खोलने से मना कर दिया? तो वो होंगे शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह। ठीक है, क्लियर है? और इतना तो सभी को पता होता है, लेकिन घटना ये घटी थी और ये किसी को नहीं पता होती। आप लोग भी अगर किसी से पूछेंगे तो 100 में से बहुत कम 10 बच्चे ही जवाब दे पाएंगे। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, अगर एग्जाम में आए तो बहुत फायदे की बात रहेगी, क्योंकि आप लोगों ने तो अभी पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये घटना घटी थी। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ कि जब मेवाड़ के शासक कौन थे, स्वरूप सिंह, और मेवाड़ के पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, सावर्स, जब इन दोनों को इनके बारे में पता चला, तो सावर्स ने स्वरूप सिंह को भेजा और इनकी सहायता के लिए, मतलब इनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वरूप सिंह को कहा। तो स्वरूप सिंह गए कहाँ पे, डुंगाला गांव, और इन किसानों को लेकर, किसानों को नहीं, माफ कीजिए, अंग्रेजों को लेकर आए और कहाँ ठहराए, जगमंदिर महल में। जगमंदिर महल, वही महल जहां मुगल बादशाह ने भी शरण ली थी। ठीक है, जगमंदिर महल में ठहराया। क्लियर है? क्लियर है क्या भाई? अब देखिए, निम्मच के जो क्रांतिकारी थे, आगे चलते हैं स्लाइड में और यहाँ देखिएगा। देखिए, निम्मच के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने विद्रोह किया निम्मच में। कब? निम्मच में विद्रोह किया 3 जून को। ठीक है, निम्मच में विद्रोह करके ये लोग चले गए देवली, और 5 तारीख को देवली पहुंच गए, 5 जून को। तो देवली में भी विद्रोह किन्होंने किया, जो निम्मच वाले गए थे उन्होंने विद्रोह किया, और यहां से भी एक बटालियन इनके साथ में मिल गई थी। ठीक है, देवली से भी एक बटालियन मिल गई, और इन लोगों ने देवली में विद्रोह किया, और उसके बाद में ये लोग दिल्ली की तरफ कूच कर गए। दिल्ली की तरफ कूच कर गए। ठीक है, दिल्ली की तरफ कूच कर गए कौन, निम्मच के सैनिक, और इनके साथ में देवली से भी एक बटालियन जुड़ी थी। इन दोनों ने मिलकर देवली में भी विद्रोह किया। कब? 5 जून को। तो ये था देवली और निम्मच का विद्रोह। ठीक है, अब देखिए, एक अंतिम छावनी बस्ती है, और उस छावनी का क्या नाम है, एरियनपुरा। एरियनपुरा। और एरियनपुरा छावनी की अगर हम लोग चर्चा करें, तो इन यहाँ पे जो विद्रोह हुआ था वो 21 अगस्त को हुआ था। पाली में ये छावनी स्थित थी। एरियनपुरा पाली में पड़ता है, वर्तमान पाली में। पहले तो मारवाड़ के अंतर्गत ही आता था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लोगों ने नेतृत्व किया। 3 नाम आपको लाइन से याद रखने हैं। तिलक राम, तिलक राम, शीतल प्रसाद, मोती खां। ठीक है, ये 3 नाम आपको याद रखे रहे हैं। तीनों ने जो है वो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। कहाँ पे? एरियनपुरा की छावनी में। देखिए, ये लोग ना, इन लोगों को पता नहीं था कि राजस्थान में क्रांति हो रही है, इसी कारण इन्होंने देखो इतनी लेट क्रांति की। ये लोग कहाँ थे? पाली में थे। इन्हें कुछ स्थानीय विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया था। कहाँ? आबू, माउंट आबू, माउंट आबू। देखिए, यहां जब ये पहुंचे तो इन्हें पता चला कि राजस्थान में तो सैनिकों ने क्रांति कर दी है। तो इन्होंने आबू में बढ़िया चिपकाया लोगों को, अंग्रेजों को, और उसके बाद में इन्होंने एरियनपुरा में आके विद्रोह किया। तो ये घटना घटी थी, इन्हें पता नहीं था। इन्हें पता लेट चला जब ये स्थानीय विद्रोह का दमन करने के लिए गए, और फिर इन्होंने आकर एरियनपुरा की जो छावनी है वहां पे जो है वो 1857 की क्रांति में भाग लिया। ठीक है, हुआ क्या था कि एरियनपुरा में एक महत्वपूर्ण जो है वो कथन आता है, कथन नहीं बोलूंगा, मतलब जो नारा आता है एक, वो देखिएगा। अशोक के जागीरदार थे कौन? शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह, इनके नेतृत्व में जो एरियनपुरा छावनी, पाली के जो सैनिक थे, उन्होंने एक नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा दिया किन्होंने? एरियनपुरा के जो सैनिक थे उन्होंने। किसके नेतृत्व में? शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में। कौन सा नारा? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का। ठीक है, अब देखिएगा, इनका जो नेतृत्व किया एरियनपुरा वालों ने, ये दिल्ली जा ही रहे थे, रास्ते में पड़ा आहुआ। ठीक है, रास्ते में कौन सी जगह पड़ी? आहुआ। वहां के ठाकुर थे कौन? कुशाल सिंह। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, कुशाल सिंह चंपावत। अब देखिए, इन्होंने सहयोग क्यों किया वो देखिएगा। इन्होंने सहयोग इसलिए किया क्योंकि आहुआ के जो ठाकुर थे वो आते तो मारवाड़ के अंतर्गत थे, लेकिन इनके साथ में इनकी बनती नहीं थी मारवाड़ के शासक तख्त सिंह के साथ। ठीक है, तख्त सिंह के साथ में कुशाल सिंह की बनती नहीं थी। तख्त सिंह जो है वो अंग्रेजी समर्थक थे।
अंग्रेजी समर्थक, तो कुशाल सिंह ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया। अंग्रेजों का विरोध, विरोध किस प्रकार से किया? क्रांतिकारियों की सहायता करके, ठीक है। तो जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे, उन्होंने यहाँ की क्रांतिकारियों के मतलब नेतृत्व में भाग लिया, मतलब नेतृत्व किया, सीधा सीधा बोलूं तो। और क्यों किया वो कारण मैंने आपको बताया कि मारवाड़ के जो शासक थे उनके विरोध में थे, मारवाड़ वाले अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, तो इन्होंने विरोध किया, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत खतरनाक क्रांति हुई, सबसे ज्यादा ऐसे मान लीजिए या तो कोटा में हुई या फिर यही हुई, ठीक है। बाकी तो हमने थोड़े थोड़े में निपटा दी, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों को 2 बार हम लोगों ने पराजित भी किया, जो एरियनपुरा के सैनिक थे उन्होंने पराजित भी किया, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहले जो ठाकुर कुशाल सिंह है वो सुगाली माता का परम भक्त था। सुगाली माता, सुगाली माता कौन थी? इनके 10 सिर और 54 हाथ थे, ठीक है। 10 सिर और 54 हाथ थे कि इनके, सुगाली माता के, और मूर्ति थी इनकी वहां पे, और अब वर्तमान में भी वो पाली जिले के संग्रहालय में स्थित है, ठीक है। तो सुगाली माता, इन्हें हम लोग क्रांति की देवी कहते हैं, क्रांति की देवी। सुगाली माता का मंदिर इस प्रकार से प्रसिद्ध था कि जो क्रांति की योजना बनाई जाती थी वो सुगाली माता मंदिर, सुगाली माता मंदिर व कामेश्वर महादेव मंदिर, कामेश्वर महादेव मंदिर, इन दोनों में बनाई जाती थी। क्लियर है? क्लियर है क्या कि सुगाली माता मंदिर और कामेश्वर महादेव मंदिर में 1857 की क्रांति की योजना बनाई जाती थी, और जो कुशाल सिंह चंपावत थे उनका सहयोग करने वाली बहुत सारी जागीरें थी, छोटी छोटी जागीर थी, जो एक स्वतंत्र तौर से जो क्रांतिकारी हैं उनका सहयोग नहीं कर सकती थी, लेकिन जब उन्हें एक लीडर मिला, एक नेतृत्वकर्ता मिला, तो वो सब एकजुट होकर क्रांतिकारियों का सहयोग करने लगे और अंग्रेजों का विरोध करने लगे। देखिए जैसे आसोप के शिवनाथ सिंह थे ही, उन्होंने तो शुरू से ही सहयोग किया था क्रांतिकारियों का। गुलर, रूडावास, पन्नावास, आलनियावास, कोठारिया, ठीक है। इन सब जागीरदारों के जो शासक थे, जागीरदार थे, उन्होंने भी जो कुशाल सिंह है उनका नेतृत्व किया, उनके साथ में रहे और नेतृत्व किया, मतलब सब लोगों ने मिलकर क्रांतिकारियों का, और क्रांति में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस क्रांति का जो मतलब, यहाँ की क्रांति का जो सबसे खास बात वो है कि यहाँ अंग्रेज जो थे उन्होंने 2 बार युद्ध किया और दोनों बार पराजित हुए, तीसरी बार में जाकर कुल यहाँ पे जो क्रांति का दमन है वो हो सका, ठीक है। तो उनकी चर्चा करेंगे, आप देखिएगा। सबसे पहला जो युद्ध हुआ, सबसे पहला जो युद्ध हुआ वो बिठोड़ा पाली का युद्ध था। कहाँ का युद्ध था? बिठोड़ा पाली का युद्ध, पाली का युद्ध। देखिए सबसे पहला जो युद्ध हुआ वो बिठोड़ा पाली का युद्ध हुआ, 8 सितंबर को ये युद्ध हुआ था पाली जिले में, ठीक है। किन किन के बीच में हुआ? एक तो थे कुशाल सिंह, कुशाल सिंह वर्सेज ओनाड सिंह आई जोधपुर की सेना, जोधपुर की सेना। इनके साथ में एक और थे, कौन? कुशल राज सिंधवी, कुशल राज सिंधवी, और एक अंग्रेज अधिकारी जो फ्री में इनके साथ में आ गया, हीथकोट, ठीक है। तो ये 3 आए थे, विजय हुई कुशल कुशाल सिंह की। और आप ये लोग एक चीज देख लीजिएगा कि कुशाल सिंह की जगह आपको कुशल सिंह नाम भी मिलेगा, ठीक है, कई जगह पे। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कुशाल सिंह एक ही बात है। और विजय जो थी वो कुशाल सिंह की हुई थी, क्लियर है। उसके बाद में आप लोगों को बताऊं तो इधर क्या नतीजे निकले कि ओनाड सिंह है उसको मौत के घाट उतार दिया गया, ये मर गया। कुशलराज सिंधवी है, ये भागने में कामयाब रहा और हीथकोट को भी मार दिया गया, क्लियर है। तो ये था बिठोड़ा पाली का युद्ध। आगे जो युद्ध आता है वो आता है चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध? चेलावास का, चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध जो हुआ था वो 18 सितंबर, मतलब 10 दिन के बाद में हुआ था, 1857 में, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, एक तो कुशाल सिंह थे,
इनके सामने कौन कौन आते हैं? इनके सामने आते हैं जोधपुर और अंग्रेज, इन दोनों की संयुक्त सेना। ठीक है, संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? एक तो एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, अब जब एजीजी आ गया तो पॉलिटिकल एजेंट थोड़ी ना रहेगा, पॉलिटिकल एजेंट थोड़ी ना पीछे रहेगा, तो यहाँ पे पीए भी आया था। कौन पीए था? मोंक मेसन, मारवाड़ में वो ही था। ठीक है, अब देखिए इस युद्ध में भी मजे की बात ये रही कि कुशाल सिंह विजय रहे, और इन्होंने क्या किया, जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है ये तो जान बचाकर भाग गया, जबकि जो मेंक मोसन है ये हाथ लग गया और मेंक मोसन का सर काट दिया गया, और सर काट के जो किला था आहुआ का उसके ऊपर लटका दिया गया। ठीक है, मेंक मोसन का सर काट के आहुआ के किले पर लटका दिया गया। क्लियर है? क्लियर है क्या सभी को? आगे चले। अब देखिएगा, दो युद्ध हो गए। अब अंग्रेज इतना तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अंग्रेज इतना तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। क्यों? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई दो दो युद्धों में पराजित हो गए, दूसरे युद्ध में तो पॉलिटिकल एजेंट मार दिया, और जो एजीजी है वो भी मरता मरता बचा, जान बचा के भाग ही गया, वरना वो भी हाथ लग ही जाता। तो अब जो तीसरा युद्ध हुआ उसमें सीधा कहां से सेना आई? गवर्नर जनरल ने सेना भेजी। ठीक है, तीसरे युद्ध में जो गवर्नर जनरल है उन्होंने सेना भेजी, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ी चेलावास के युद्ध के बारे में एक दो चीजें और चर्चा कर लेते हैं, कि जैसे चेलावास का युद्ध है उसे हम लोग गोरा काला के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, गोरों कालों का युद्ध। क्लियर है? अब उसके बाद में देखिए जो तीसरा युद्ध हुआ वो आहुआ का युद्ध था, आहुआ का युद्ध। और इस युद्ध में कुशाल सिंह के सामने आ गया कर्नल होम्स, कर्नल होम्स। होम्स रहा विजय, होम्स की विजय हुई, और उसके साथ ही इनकी जांच करने के लिए आहुआ में कर्नल होम्स को भेजा गया था, और इन्होंने जांच की किनकी? कुशाल सिंह की, कुशाल सिंह। ठीक है, कुशाल सिंह ने क्या किया, जब ये युद्ध करने आए थे, मतलब ये आहुआ का जब युद्ध हुआ और इन्हें लगा कि अब हार ही जाएंगे, तो इन्होंने किला अपने भाई को सौंप दिया और स्वयं वहां से बचकर भाग निकले। ठीक है, और इन्होंने कहा शरण ली, इन्होंने शरण ली सलुम्बर, व सलुम्बर के सामंत कौन थे? केसरी सिंह थे, और कोठारिया के सामंत जोध सिंह, जोध सिंह वह केसरी सिंह के यहाँ शरण ली। ठीक है, कोठारिया के सामंत जोध सिंह और सलुम्बर के सामंत केसरी सिंह के यहाँ शरण ली। इनकी जांच करने के लिए कर्नल होम्स को भेजा गया। कर्नल होम्स ने इस युद्ध में विजय पश्चात सुगाली माता के मंदिर को लूटा, और मूर्ति जो है वो अजमेर संग्रहालय में रखवा दी। कहाँ रखवा दी? अजमेर में। वर्तमान में मूर्ति कहाँ बताई? मैंने अभी बताई, पाली जिले में पड़ी है, पाली जिले के बागड़ संग्रहालय में पड़ी है, संग्रहालय का नाम है बागड़ संग्रहालय। पाली जिले के बागड़ संग्रहालय में जो मूर्ति है कुशाली माता की वो वर्तमान में भी विद्यमान है, आप लोग कभी जाए तो देख सकते हैं। ठीक है, तो जोध सिंह और केसरी सिंह ने भी सहयोग किया था किनका? कुशाल सिंह का क्रांति के दौरान। ठीक है, अब कुशाल सिंह ने यहाँ शरण ले ली, लेकिन 1860 ईस्वी में ये जो युद्ध है ये 1858 में हुआ था, 20 जनवरी। ठीक है, लेकिन 1860 ईस्वी में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण किया तो एक आयोग बनाया गया, मेजर टेलर आयोग, मेजर टेलर आयोग बनाया गया। अभी इस आयोग ने नवंबर 1860, 1860 में आत्मसमर्पण किया, लेकिन कब? अगस्त में किया था। डेट आपको इतनी ज्यादा याद नहीं रखनी है इसमें, लेकिन इस आयोग ने क्या किया, नवंबर 1860 को कुशाल सिंह को सारे के सारे जो क्रांतिकारी अभियुक्त थे उनसे मुक्त कर दिया। मतलब कुशाल सिंह को बोल दिया गया है कि मतलब उनको एकदम क्लीन चिट, वर्तमान की भाषा में बोलो तो क्लीन चिट दे दिया उनको। ऐसा कुछ मतलब पाया नहीं गया, ऐसा कोई सबूत नहीं पाया गया कि ये क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे, तो उन्हें आजाद कर दिया गया है। ठीक है, बाद में 4 वर्ष पश्चात 1864 में कुशाल सिंह की मृत्यु हो गई। कहाँ? उदयपुर में, उदयपुर में
मृत्यु हो गई। तो ये थी एरियनपुरा की क्रांति। लेट हुई लेकिन बहुत ही बढ़िया क्रांति हुई थी। 3-3 युद्ध हुए थे, 2 में हम लोग विजय रहे थे, एक में कर्नल होम्स आया जिसके कारण कुशाल सिंह वहां से बचकर भाग निकले। जोध सिंह व केसरी सिंह के यहाँ शरण ली। 1860 में आत्मसमर्पण, मेजर टेलर आयोग ने क्लीन चिट दे दी। उसके बाद में 1864 में उदयपुर में मृत्यु हो गई। क्लियर है? तो ये एरियनपुरा की क्रांति थी। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग चर्चा करेंगे कोटा की क्रांति के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कोटा की क्रांति। कोटा में जो क्रांति है वो 15 अक्टूबर को हुई थी। 15 अक्टूबर 1857 को। देखिएगा हुआ क्या था कि 14 अक्टूबर को यहाँ का जो पीए था बर्टन, वो आया था किनसे मिलने? राम सिंह से मिलने। बर्टन ने राम सिंह को कहा कि जयदयाल और मेहराब खां, इन दोनों के कारण कोटा में क्रांति हो सकती है, तो इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। राम सिंह ने कहा ठीक है, लेकिन इनके पास 14 तारीख की रात को बात पहुंच गई कि जयदयाल और मेहराब खां को जेल में डाला जाएगा कल। तो इन्होंने क्या किया, 15 तारीख को सीधे सीधे कोटा में क्रांति कर दी। क्या? 1857 की क्रांति। ठीक है। तो 1857 की क्रांति कोटा में जब हुई तो इसका नेतृत्व किसने किया? जयदयाल और मेहराब खां ने। जयदयाल और मेहराब खां के बारे में प्रश्न बनता है। जयदयाल कहाँ से थे? मथुरा से थे। और मेहराब खां कौन थे? करौली वाले थे। ठीक है। जयदयाल मथुरा, मेहराब खां करौली। अब देखिए इनके नेतृत्व में क्रांति हुई, बहुत अच्छी। जन विद्रोह हुआ था कोटा में, एकमात्र केंद्र था जहां जन विद्रोह हुआ था। इनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने क्या किया, राम सिंह जो थे इनको क्या किया, नजरबंद कर दिया। कहा? कोटा किले में नजरबंद कर दिया। कहा? कोटा के किले में। उसके बाद में क्रांतिकारियों ने क्या किया, जो बर्टन था जो इतनी सलाह दे रहा था, बर्टन को निपटा दिया। इसका सर काट के पूरे कोटा में घुमाया गया। कोटा में घुमाया गया। अब देखिए इस प्रकार की जो गतिविधियां हुई कि जैसे सर काट के किले पे टांगा गया मोंक मैसन का, इनका सर काट के पूरे कोटा में घुमाया गया, तो इस प्रकार की गतिविधियां क्यों हुई? देखिए लोगों के मन में एक धारणा बन चुकी थी कि जो अंग्रेज है उन्हें कभी नहीं हराया जा सकता। ठीक है। और अंग्रेजों का कहना भी था कि अंग्रेजी साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। तो इस प्रकार की धारणा का खंडन करने के लिए या लोगों के मन से जो अंग्रेजों का भय है वो मुक्त करने के लिए इस प्रकार की गतिविधियां की गई, ताकि लोग भी देखें कि जब बर्टन का सर काट ले तो मतलब किसी का भी काटा जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार की गतिविधियां इस कारण से हुई थी। और कोटा में आपको जैसे मैंने बताया कि जन विद्रोह हुआ था, पूरी जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो देखिएगा बर्टन का सर काट दिया गया और उसके बाद में क्या, पूरे कोटा में घुमाया गया। साथ ही में यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे जो बर्टन थे उसके दो पुत्र थे। बर्टन के दो पुत्र थे, फ्रैंक व ऑर्थर। इन दोनों को भी निपटा दिया गया। साथ ही में दो डॉक्टर थे। कौन डॉक्टर थे? कौन? सैडलर, कोटम। दो डॉक्टर थे, इन्हें भी निपटा दिया गया। ठीक है। तो क्रांतिकारियों ने क्या किया, कितने को मारा? 5 को। कौन? बर्टन, फ्रैंक, ऑर्थर, सैडलर, कोटम। क्लियर है? अब जयदयाल था वकील। जयदयाल था वकील। तो इसने क्या किया, राम सिंह से हस्ताक्षर करवा लिए कि जो बर्टन को मारा है वो मैंने मारा है, मतलब इसका जिम्मेदार मैं हूं। ठीक है। राम सिंह से बर्टन की हत्या का जिम्मेदार किसे बना दिया गया? राम सिंह को बना दिया गया बर्टन की हत्या का जिम्मेदार। ठीक है। अब हुआ क्या, क्रांति तो हो गई, लेकिन क्रांति का दमन किस प्रकार किया गया? दमन किया गया है, अंग्रेजों ने किया। लेकिन जो मदन पाल थे, कौन? करौली वाले मदन पाल, इन्होंने मुक्त करवाया राम सिंह को कोटा के किले से। ठीक है। अब अंग्रेजों ने क्या किया, मदन पाल की तोपों की सलामी 13 थी जिसको बढ़ा के 17 कर दिया। राम सिंह की तोपों की सलामी 17 थी जिसको घटा के 13 कर दिया। ठीक है। तो एकदम मतलब उल्टा ही था, ऐसे याद रह सकता है। साथ ही में मदन पाल को एक उपाधि दी गई, जीसीआई, ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया। ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया, ये उपाधि दी गई किसे? मदन पाल को। क्लियर है? तो मदन पाल ने राम सिंह को मुक्त करवाया और साथ ही में राम सिंह की तोपों की सलामी घटाकर 17 से 13 कर दी गई और मदन पाल की जो तोपों की सलामी है वो 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई। ठीक है।
कोटा में जो क्रांति का दमन है मदनपाल ने तो किया ही किया, लेकिन इनके साथ में अंग्रेज अधिकारी कौन आया था? रॉबर्टसन आया था। रॉबर्ट्स आया था। और ये कौन सा था? ये वो था जिसने तात्या टोपे का दमन किया था। ठीक है, तात्या टोपे के पीछे जो लगा हुआ था वो रॉबर्ट्स था। ठीक है, देखिए 30 मार्च 1858 को, 30 मार्च 1858 को रॉबर्ट्स ने क्या किया है? जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी। ठीक है, ये जो क्रांति थी ये थी कोटा की क्रांति। और साथ ही में एक चीज याद रखिएगा, नारायण पलटन, नारायण पलटन, एक सेकंड गलत लिख दिया, पलटन व भवानी पलटन, इन दोनों पलटनों का संबंध भी कहां से था? कोटा से था। तो ये थी कोटा की क्रांति। बहुत 1857 की क्रांति अभी पढ़ना बाकी है। अभी छोटी छोटी रियासतें हैं उनके बारे में भी देखेंगे कि कौन किससे संबंधित है। और साथ ही में जो तात्या टोपे का जो राजस्थान में योगदान था 1857 में, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन क्लास का टाइम हो चुका है, मैंने सोचा था कंप्लीट हो जाएगी लेकिन नहीं हो पाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कल पढ़ लेंगे। और अगर आप लोग इस वीडियो को थोड़ा दिनों बाद में देखते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 2 का, आप लोग वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, इसी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।